हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंडर में जो पोर्शन है दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं। ये चैप्टर के ऊपर ये मेरा 6th वीडियो है। ओके, पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन और पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जो पॉलिटिकल कॉजेस का फर्स्ट कॉज है मैं एक्सप्लेन की थी। देन पार्ट 2 में मैं बाकी जितने भी पॉलिटिकल कॉजेस रह गए थे उन सबको एक्सप्लेन की थी। पार्ट 3 में सोशल रिलीजियस कॉजेस, पार्ट 4 में इकोनॉमिक कॉजेस, पार्ट 5 में मिलिट्री एंड इमीडिएट कॉजेस और उसी के साथ साथ कुछ मेन इवेंट्स को भी मैं डिस्कस की थी। आज ये 6th वीडियो में, ये हमारा 6th वीडियो है वही चैप्टर के ऊपर। 6th वीडियो में हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आप ये सब वीडियोस नहीं देखे हैं देन आई विल रिकमेंड दैट यू वॉच देम। ओके, और अगर आपको मेरा वीडियो आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ देन आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। ओके, सो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब सी कुछ भी एक्टिविटी होने के बाद या कुछ भी हम किए तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है, मतलब हमें उसका रिजल्ट। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का रिजल्ट क्या हुआ? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो हो गया 1857 में, तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए या फिर वो वॉर का इम्पैक्ट क्या था, ओके, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। सी दो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए ब्रिटिशर्स से, बट स्टिल द ब्रिटिशर्स वर रियली शॉक्ड। ओके, इतना मैसिव अपराइजिंग, इतना मास इन्वॉल्वमेंट को देखकर ब्रिटिशर्स पूरा शॉक्ड हो गए थे। ओके, सो नाउ दे फेल्ट दैट कि ऐसा वॉर प्रिवेंट करने के लिए और भी बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे एंड दे वर रियली अफ्रेड। ओके, तो उन्हें लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा देन दे विल डेफिनेटली ड्राइव अस आउट, बट दे न्यू व्हाट टू टैकल ऑल दीज मूवमेंट्स, हाउ टू टैकल ऑल दीज मूवमेंट्स। ओके, तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या था वो देखते हैं हम। दैट इज एंड ऑफ द कंपनीज रूल। यस, हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक इंडिया को रूल कर रहा था, जो एक्चुअली एक ट्रेडिंग कंपनी है, isn't it? So it doesn't have the power to rule India, but it assumed it. वो खुद से ही अपना एक मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी बन गया था और पूरा के पूरा इंडिया को रूल करने लगा था। बट आफ्टर द 1857 वॉर द कंपनीज रूल, जो अथॉरिटी, जो पॉलिटिकल पावर कंपनी के हाथ में था वो और नहीं रहा और उसे छीन कर ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफर कर दिया गया था। ओके, ब्रिटिश क्राउन, that is the Britain's government took the power from the hands of the East India Company and that power was then transferred to the British government, मतलब British Crown। Okay, understood? तो ऐसे क्यों किया गया? Due to their failure in preventing this war, मतलब उनके रहते हुए कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में रहते हुए ऐसा एक मैसिव अपराइजिंग हो गया जो एक बहुत ही बड़ा फेलियर था उनके पार्ट में। तो यही फेलियर को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके हाथ से वो पावर छीन लिया। ओके, सो ये जो कंपनी का रूल एंड हुआ इसके लिए एक एक्ट पास किया गया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, रिमेंबर इट। ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ही जो पावर का ट्रांसफर हुआ। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1857 में बहुत सारे 1858 में बहुत सारे प्रोविजंस थे, तो हम वो प्रोविजंस को एक एक करके देखेंगे। प्रोविजंस मतलब रूल्स या फिर जो भी नए नए चीजें वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रूल्स, बेसिकली रूल्स। ओके, सो लेट्स सी देम। पहला पॉइंट क्या है? इट ट्रांसफर द पावर टू गवर्न इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ओके, एज आई सेड अर्लियर, the next one is earlier authority of India was under the directors of the company and board of control, but now it was under the Secretary of State for India aided by a council. The Secretary of State was a member of the British cabinet and was responsible to the parliament. Okay,
पहले जो था इंडिया का जो भी ऑथोरिटी है, पॉलिटिकल ऑथोरिटी, वो किसके हाथ में था? सी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो ग्रुप्स के अंडर में था एंड दे बिलोंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। बट अभी जैसे कि हम इधर पढ़े कि ट्रांसफर हो गया है गवर्नेंस ट्रांसफर हो गया है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में, इसीलिए ये जो पावर्स है उनसे लिया गया, उनको वो पावर्स और नहीं मिला एंड देन इट वाज गिवन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक पर्सन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करके चूज किया जाएगा एंड देन ही वुड बी हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न इंडिया। ओके, ऑल द ऑथोरिटी विल लाई विथ हिम। अंडरस्टूड? अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो जो ब्रिटिश कैबिनेट है, ओके, जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसी का एक मेंबर होंगे और ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ इंडिया में, then he has to answer the parliament, he has to answer all the questions to the parliament। कुछ भी इंडिया से रिलेटेड कुछ भी होगा सब इन्हीं को आंसर करना पड़ेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो पावर था गवर्नमेंट का, जो पॉलिटिकल ऑथोरिटी था, पॉलिटिकल पावर था, वो अब सीधा ब्रिटिश कैबिनेट के पास है। अंडरस्टूड? अब जो थर्ड पॉइंट है वो हम देखते हैं, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दैट इज ये जो है जिनके बारे में हम अभी बात किए, जिनको पावर दिया जाएगा इंडिया को गवर्न करने का। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज टू बी असिस्टेड बाय अ 15 मेंबर इंडिया काउंसिल। ओके, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक 15 मेंबर इंडिया काउंसिल बनाया जाएगा। एक ग्रुप, एक काउंसिल जिसमें 15 मेंबर्स होंगे। अब इनमें से 7 मेंबर्स जो है वो लोग उन्हें कौन इलेक्ट करेगा? ये 15 में से 7 मेंबर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मींस अगेन दे आर रिलेटेड विद द ओके, एनीवे 7 of them were to be elected by the court of directors and जो रेस्ट 8 मेंबर्स है उनको कौन अपॉइंट करेगा? उनको डायरेक्ट क्राउन से उनका अपॉइंटमेंट होगा। मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन रेस्ट 8 मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ सी, ऑफ दीज more than half of members were to be persons who had served or resided in India for at least 10 years. अभी 15 में से more than half means more than 8 members or more than 8 members were to be persons। वो लोग हम जो भी 15 मेंबर का इंडिया काउंसिल बनेगा उनमें से 8 से ज्यादा लोग जो होंगे वो ऐसे व्यक्तियां होंगे जो इंडिया में रह चुके हैं या फिर इंडिया में काम किए हैं। कितने साल के लिए? एटलीस्ट 10 इयर्स के लिए इंडिया में काम किए हो, ऐसे लोगों को ही ये मेंबर्स बनने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अंडरस्टूड? तो आप देख रहे हैं कि कैसे पूरा एक सिस्टम बनाया गया जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा इंडिया का हेड, जो पूरा सारा काम, सारा पावर उसी के अंडर में होगा और सारा इंडिया का पूरा गवर्नेंस उसके पास होगा। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए इंडियन काउंसिल को भी अपॉइंट किया जाएगा जिसमें 15 मेंबर्स होंगे। अंडरस्टूड? 15 मेंबर्स का इंडियन काउंसिल अपॉइंट किया जाएगा। इनमें से 7 मेंबर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो रेस्ट ऑफ द 8 मेंबर्स है उनको ब्रिटिश क्राउन दैट इज ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट इलेक्ट करके भेजेगा। सो इस तरीके से पूरा 15 मेंबर्स बन रहे हैं। अब ये 15 मेंबर्स में से मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड बी पर्सन्स। ये जो मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऐसे व्यक्तियां होंगे ये काउंसिल में जो आइदर इंडिया में रह चुके हैं 10 साल, मिनिमम 10 साल के लिए, या फिर इंडिया में काम कर रहे थे मिनिमम 10 साल के लिए। अंडरस्टूड? ओके, तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके,
आई होप कि आप सबने वो सब पॉज करके नोट किया होगा। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सैलरी एंड अलाउंसेस वेयर टू बी पेड आउट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया। अब एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडिया में अपॉइंट कर रहे हैं, देन उनको सैलरी भी देना पड़ेगा, उनका कुछ अलाउंसेस भी होगा। अलाउंसेस मतलब जो एडिशनल बेनिफिट्स पर्सन्स को मिलता है जब वो किसी पावर में होते हैं, लाइक उनको घर रहने के लिए घर और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये सब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये सब अलाउंसेस सबके लिए पैसा लगेगा, और वो पैसा कहाँ से आएगा? इंडिया के सैलरी, सॉरी इंडिया के रेवेन्यू से। इंडियंस से जो टैक्स लेते हैं वही टैक्स में से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सैलरी और अलाउंसेस का खर्चा दिया जाएगा। अंडरस्टूड? फिफ्थ वन इज गवर्नर जनरल was given the title of viceroy or crown's personal representative. Lord Canning was the first viceroy under this act. Okay, तो पहले ब्रिटिश क्राउन को पावर मिलने से पहले उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता था, isn't it? पर अभी उन्हें वाइसरॉय या फिर क्राउन्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव का टाइटल दिया जाएगा। और 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब ब्रिटिश कैबिनेट या ब्रिटिश क्राउन पावर ले लिए, उसके बाद जो पहले वाइसरॉय बने उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में आ सकता है। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय अंडर दिस एक्ट। विच एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, सो कौन थे पहले वाइसरॉय? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे पहले वाइसरॉय? लॉर्ड कैनिंग। ओके, याद रख गया। अब देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट, अपॉइंटमेंट्स टू द सिविल सर्विस were to be made by open competition under rules made by Secretary of State. अभी भी आप जानते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस होते हैं, isn't it? तो ये जो एग्जाम्स थे उनका वो ओपन होना चाहिए, मतलब सब कोई, बहुत इंडियंस यूरोपियंस सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे होना चाहिए। और ये हर कंपटीशन का कुछ कुछ रूल्स होता है, isn't it? तो ये कंपटीशन को कंडक्ट कराने के लिए जो रूल्स होगा वो कौन ले करेंगे, उन्हें वो रूल्स को कौन बनाएगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही बनाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही बनाएंगे वो सब रूल्स को। ओके, तो सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम होगा, एक जो कि दैट इज जो एग्जाम है उसी को इधर ओपन कंपटीशन लिखा गया है, और वो एग्जाम के लिए रूल्स जो है हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाएंगे। ओके, तो सिविल सर्विसेज मीन्स पुलिस या फिर जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब्स है। अंडरस्टूड? सो अपॉइंटमेंट्स टू द सिविल सर्विस वेयर टू बी मेड बाय ओपन कंपटीशन अंडर रूल्स मेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पहला पॉइंट था एंड ऑफ कंपनीज रूल, जिसके अंडर फिर 6 पॉइंट्स थे जिन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम सेकेंड consequence, that is Queen Victoria's proclamation, इसे डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये जो ब्रिटिश क्राउन इंडिया का पावर को ले लिया है, ये लोगों तक भी पहुंचना चाहिए ये बात, isn't it? ऐसा नहीं कि बस ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश कैबिनेट और ईस्ट इंडिया कंपनी को पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा इंडियंस को पता लगना चाहिए, isn't it? तो उससे पहले तो कोई ऐसे मास मीडिया भी नहीं था जिसके थ्रू जल्दी से सबको पता चल जाए। तो क्या किए, एक पब्लिक मीटिंग, एक पब्लिक ओकेशन जैसे हुआ, जिसमें एक पब्लिक ऑक्शन में बोला जा रहा है कि जो पावर है उसका ट्रांसफर हो गया है। ओके, अब हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सेकेंड कॉन्सिक्वेंस, दैट इज क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन देखेंगे। ओके, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस जो है दैट इज एंड ऑफ कंपनीज रूल, हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड पे आते हैं। ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में, ये जो न्यूज है, ये जो इवेंट हुआ, इसे सब लोगों तक पहुंचाना इम्पोर्टेंट था, isn't it? पूरे इंडियंस, ये सब सारे इंडियंस को ये पता चलना चाहिए था कि ऐसा एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है।
इसलिए एक पब्लिक मीटिंग, एक पब्लिक ओकेजन जैसा एक सेरेमनी कंडक्ट हुआ जिसमें ये प्रोक्लेम किया गया। और इसे कहाँ पर कंडक्ट किया गया था? इसे इलाहाबाद में नवंबर 1, 1858 को कंडक्ट किया गया था। और कौन कंडक्ट किए थे? लॉर्ड कैनिंग। हु इज लॉर्ड कैनिंग? ही इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, अब इनका जो प्रोक्लामेशन था उसके अंदर बहुत सारे प्रोमिसेस थे। सो लेट्स सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज नॉन इंटरवेंशन इन सोशियो रिलीजियस मैटर्स ऑफ इंडिया। दैट इज, ये क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लामेशन में उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि आगे से जो भी पॉलिसी वो लोग निकालेंगे, जो भी पॉलिसी फॉलो करेंगे, वो सब ऐसे पॉलिसीज होंगे जो इंडिया के सोशल और रिलीजियस मैटर्स में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? जैसे कि सोशल रिलीजियस पॉलिसी में हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज थे जो इंडिया के सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा था या इंडिया के सोशल और रिलीजियस लाइफ में इंटरफियर कर रहा था। बट ये प्रॉमिस के हिसाब से इंडिया के सोशल और रिलीजियस लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ट्रीट ऑल सब्जेक्ट्स एज इक्वल। दैट इज, इंडियंस और यूरोपियंस को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। बोथ इंडियंस और यूरोपियंस दोनों को इक्वल चांसेस दिया जाएगा। दैट इज, बोला गया था कि एजुकेशन और एबिलिटी, जिसके पास एजुकेशन और एबिलिटी होगा उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे पहले करते थे, दैट इज इंडियंस को इंफीरियर माना जाता था और इंडियंस को कोई भी हायर पोस्ट में अपॉइंट नहीं करते थे, वैसे सब पॉलिसीज फॉलो नहीं होंगे। और एजुकेशन और एबिलिटी ही मेन फैक्टर होगा हर जॉब अपॉइंटमेंट में या किसी भी फील्ड में। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन इज ग्रांट अ जनरल पार्डन टू ऑल दोज who had taken part in the war except those who were found guilty of murder of British subjects. Okay, मतलब कि जितने भी लोग ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये अपराइजिंग में पार्टिसिपेट किए थे, सबको एक जनरल पार्डन दे दिए हैं। मीन्स कि सबको माफ कर दिए हैं उनके ये वायलेंट एक्ट के लिए। अंडरस्टूड? बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि इंडिया के इतने बड़े एक क्राउड को, इतना बड़ा मास को जेल में डाल दिया जाए या फिर उनको कोई पनिशमेंट दिया जाए, इसलिए पूरे क्राउड को माफ कर दिया गया था। एक्सेप्ट दोज हु वर फाउंड गिल्टी ऑफ द ब्रिटिश ऑफ मर्डर ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट। मीन्स जो लोगों को पकड़ा गया था, क्या वजह से? कि ये वजह से कि वो लोग किसी ब्रिटिशर का मर्डर किए हैं। ऐसे क्रिमिनल केसेस में जो लोग जेल के अंदर थे या फिर जिनको आइडेंटिफाई किया था ऐसे क्रिमिनल केसेस के बेसिस पर, उनको ये जनरल पार्डन नहीं दिया जाएगा। दे हैव टू एक्सेप्ट देयर पनिशमेंट्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन इज ट्राई टू एडवांस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो दे सेड दैट they will try to help the Indian industries to advance. जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज था, हैंडीक्राफ्ट था, उन सबको आगे बढ़ने के लिए ये ब्रिटिश कैबिनेट या जो भी गवर्नमेंट होगा इंडिया में वो हेल्प करेगा, ऐसे बोला गया था। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन इज promote works of public utility in India. Promote works of public utility. Public utility मतलब ऐसे सर्विसेज जो लोगों के लिए हैं, लोगों के बेनिफिट के लिए है, उनका लाइफ इजी बनाने के लिए है। ओके, सो ऐसे जो काम है, ऐसे जो सर्विसेज है, उन सबको आगे बढ़ाएंगे और ऐसे बहुत सारे सर्विसेज एंड सिस्टम्स को ओपन करेंगे जिससे लोगों का लाइफ आसान बन सके। ओके, तो इधर बहुत सारे हमने पॉइंट्स देखे। अब हम आगे जाके देखेंगे कि ये सब प्रोमिसेस फुलफिल होता है कि नहीं। ओके, सो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, दैट इज थर्ड कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, दैट इज एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवास। मुगल डायनेस्टी और पेशवास ये दोनों ही बहुत ही डेकेड्स इंडिया में रूल किए हैं। अब उनका भी एंड हो गया, मीन्स उनका डायनेस्टी का ही एंड हो गया। इंडिया में उनका डायनेस्टी का पूरा एंड हो गया। ओके, ये कैसे हुआ? सी, हमें पता है कि मुगल रूलर्स में से लास्ट मुगल कौन है? बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह क्यों है?
ये अपराइजिंग के चलते उनको पकड़ लिया गया बिकॉज ही वॉज फाउंड गिल्टी, क्योंकि उन्हें ही राजा बनाया गया था ना दिल्ली का, तो इसीलिए उनको पकड़ लिया गया था और उन्हें यांगोन डिपोर्ट कर दिया गया था। और उधर उनका डेथ हो जाता है, जिसके डेथ हो गया मीन्स उनका जो पूरा मुगल डायनेस्टी है उसका एंड हो गया। ओके, और जैसे आपको पता है हमने जो मेन इवेंट्स जब मैं बता रही थी आपको ब्रीफ में, उधर मैं बताई थी कि एज अ पनिशमेंट बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को उनके सामने ही गोली मार दिया गया था। ओके, इट मीन्स पूरा ही डायनेस्टी का एंड हो गया। और पेशवास का बात करें तो लास्ट पेशवा कौन है? नाना साहेब थे। नाना साहेब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत ही एक्सीलेंट लीडरशिप शो किए थे। बहुत जगह पर उन्हीं के वजह से ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था। बट जैसे ही ये वॉर का फेलियर हो गया, देन ही फ्लेड टू नेपाल। ओके, एंड आफ्टर दैट वो नेपाल फ्लड किया, मतलब वो उधर चले गए, वो उधर मीन्स सीक्रेटली चले गए। इसका मतलब है कि पेशवा डोमिनियन का भी पूरा एंड हो गया इंडिया में। ओके, अब नेक्स्ट दैट इज फोर्थ कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, दैट इज रिलेशन विथ प्रिंसली स्टेट्स। जो स्टेट्स अभी भी ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं थे। ओके, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस वेयर अंडर ब्रिटिश रूल, बट स्टिल ऐसे कुछ जगह थे जो ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में नहीं लाए थे, इनडायरेक्टली वो कंट्रोल में ही थे, बिकॉज द इंडियन प्रिंस हु वर रूलिंग दीज स्टेट्स वेयर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिशर्स। इसी के चलते उनका स्टेट को एनेक्स नहीं किया गया था। अब देखते हैं उनके साथ क्या रिलेशन था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वेयर अबैंडन्ड। ओके, जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वो लोग पहले यूज करते थे, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट हुआ था, कौन स्टार्ट किए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को? यस, लॉर्ड डलहौजी। तो ये जो दो पॉलिसीज थे उन सबको अबैंडन कर दिया गया, मतलब कि ये पॉलिसीज और आगे फॉलो नहीं होंगे। अंडरस्टूड? The Indian prince who remained loyal to the British were rewarded with the announcement that their right to adopt heirs would be respected. मतलब कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब चल रहा था, जब मैक्सिमम इंडियंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, देन तब भी कुछ ऐसे स्टेट्स थे, कुछ ऐसे प्रिंस थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे और ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को जो अपराइजिंग हो रहा है उसे दबाने में हेल्प कर रहे थे। तो वैसे प्रिंस को, वैसे स्टेट्स को ये रिवॉर्ड, उनके लॉयल्टी के लिए ये रिवॉर्ड दिया गया कि वो लोग मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या होता था कि वो लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं हेयर्स को, बट ये प्रिंस जो है, जितने भी प्रिंस ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल थे, उनको ये रिवॉर्ड दिया गया कि वो लोग हेयर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं एंड दिस अडॉप्शन वुड बी रिस्पेक्टेड। मतलब कि जो अडॉप्टेड हेयर्स है वो लोग नेक्स्ट ये किंग के डेथ के बाद ये जो अडॉप्टेड हेयर्स भी थ्रोन ले सकते हैं। अंडरस्टूड? इट मींस कि उनका जो स्टेट है वो ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में नहीं लाएंगे। अंडरस्टूड? उनके स्टेट का इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करेंगे। ये था रिवॉर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। सी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से ब्रिटिशर्स इतना जरूर सीख गए थे कि जब इंडियंस यूनाइटेड है तब उनको खतरा है, इसलिए वो लोग क्या करते थे, इंडियंस को जितना हो सके, जितना फ्रैगमेंट्स में हो सके उतने ही फ्रैगमेंट्स में तोड़ना चाहते थे। ओके, सो उससे के लिए वो लोग क्या यूज किया? पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वो लोग स्टार्ट कर दिए। वो लोग मीन्स कुछ कूटतंत्र सब बोलते हैं, वो सब लगाकर मीन्स दे वेयर टर्निंग people against the king or against the prince and prince against the people और province against province, एक दो provinces के बीच में झगड़ा लगा दिया करते थे, और caste against caste, किसी caste को ऊंचा दिखाते थे, फिर दूसरे caste के लोगों को sentiments को हर्ट करता था, then उधर भी एक rivalry start हो जाता था। and most important, Hindus against Muslims, जो दो रिलीजन को यूज कर वो लोग बहुत ही बड़ा एक खेल खेले हैं इंडिया में। अंडरस्टूड? सो मतलब ब्रिटिश ऐसे शो करते थे या फिर पीपल के, लोगों
ब्रिटिश सॉरी हिंदूज अच्छे नहीं है, या फिर हिंदूज के मन में मुस्लिम्स के लिए हैट्रेड फीलिंग पैदा करते थे। ओके, सो ऐसे टाइप को वो लोग एक्ट्स सब करते थे। सो लेट्स सी पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। दे टर्न्ड प्रिंस अगेंस्ट पीपल, प्रोविंस अगेंस्ट प्रोविंस, कास्ट अगेंस्ट कास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिंदू अगेंस्ट मुस्लिम्स। जो लोगों को एक साथ रहना चाहिए था उन सबको तोड़ रहे हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, द ब्रिटिश एनकरेज्ड hatred and ill feeling among the Hindus and Muslims so that they could not challenge British Empire in India. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम सब कोई एक साथ आ गए थे, बट इसी की वजह से वो लोग नहीं चाहते थे कि और एक ऐसा मास अपराइजिंग हो जहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स यूनाइटेड हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ कॉन्सिक्वेंस, दैट इज रेशियल एंटागोनिज्म। ओके, रेशियल एंटागोनिज्म मतलब कि एक डिस्क्रिमिनेशन शो करना। वो लोग बिलीव करते थे कि हम सुपीरियर है, रेस में और रिलीजन में हम सुपीरियर हैं। ओके, रेस में हम सुपीरियर है, ऐसे ब्रिटिशर्स बिलीव रखते थे और इंडियंस को बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे वो लोग। ओके, सी ब्रिटिश बिलीव इन रेशियल सुपीरियरिटी। रेलवे कंपार्टमेंट्स, होटल्स, क्लब्स, पार्क्स एक्सेट्रा were reserved for Europeans only were seen. Okay, मतलब कि जो भी रेलवे कंपार्टमेंट्स थे, होटल्स थे, पार्क्स थे, क्लब्स थे, जहाँ पे सारे लोगों को जाने का अनुमति होना चाहिए, वहां पर एक बोर्ड लगा दिया जाता था विद क्या लिखा जाता था उसमें, यूरोपियंस ओनली, मीन्स ओनली यूरोपियंस कैन विजिट दिस प्लेसेस। मतलब कि इंडियंस को जानबूझकर वो लोग अपने आप से दूर रखते थे। अंडरस्टूड? तो ऐसा एक रेशियल सुपीरियरिटी वो लोग फॉलो करते थे। तो अब तक हम 6 consequences of the first war of independence पढ़ चुके हैं। So pause the video and note all these down. Okay, so let's see the 7th consequence of the first war of independence, that is foreign policy। मतलब कि उनका कैसा पॉलिसी था, फॉरेन रिलेशंस या फॉरेन पॉलिसी उनका कैसा था। लेट्स सी, फॉरेन पॉलिसी जो भी इम्प्लीमेंट हो रहा था इंडिया में, वो बस ब्रिटिश इंटरेस्ट को फर्निश करने के लिए था। अंडरस्टूड? मतलब ब्रिटिश का जो इंटरेस्ट है उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए फॉरेन पॉलिसी जो भी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, उनका मेन पर्पस वही था। ओके, सो फर्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इट्स इंडियन एम्पायर। मतलब जो इंडियन एम्पायर वो लोग एक्वायर किए हैं वो किसी भी हालत में उनके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, ऐसा था उनका फर्स्ट एम। देन सेकेंड एम देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट इन एशिया एंड अफ्रीका। ब्रिटिश का कमर्शियल इंटरेस्ट मीन्स ट्रेडिंग, बिजनेस, ये सब जो वो लोग कर रहे थे वो एक्सटेंड करना पूरे एशिया और अफ्रीका में उनका ट्रेडिंग और बिजनेस को एक्सपैंड करना, वो था सेकेंड एम। तो ये दोनों फैक्टर्स को, ये दोनों एम्स को याद रखते हुए ही वो लोग एक फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट किए थे। ओके, द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज वर बोर्न बाय इंडियंस। जितना भी पैसा लगता था उनको ये फॉरेन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सब इंडियंस के हाथ से ही जाता था। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया मीन्स ब्रिटिशर्स जब चाहते थे या फिर कोई वजह से नेपाल या म्यांमार जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया को वॉर्स वेज करना पड़ा था। मतलब कि ब्रिटिशर्स के अंडर में इंडियन सोल्जर्स, ये नेपाल या बर्मा ओल्ड नेम है म्यांमार का, ओके, तो उनके साथ वॉर्स वेज करना पड़ता था। अब ये वॉर्स के लिए इंडियन सोल्जर्स को अपना ब्लडशेड, इंडियन सोल्जर्स को अपना खून बहाना पड़ता था, और जो इंडियन टैक्स पेयर्स थे उनके हाथ से पैसा छीन लिया जाता था। पूरा ये इतना मैसिव एम्यूनिशंस और आर्म्स और एम्यूनिशंस के लिए जितना भी पैसा लगता था, जितना भी पैसा आर्मी में लगता था, सब यही इंडियन टैक्स पेयर्स से लिया जाता था। इट मीन्स पूरा इनका फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए जितना भी पैसा लगता था सब इंडियंस ही बॉन्ड करते थे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द 8th पॉइंट, दैट इज इंक्रीज रेशियल बिटरनेस। मतलब कि रेसिस के वजह से
बिटरनेस बढ़ना और घृणा होना सब में और हैट्रेड फैलना ओके क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसे शो करते कि वो लोग बहुत ही सुपीरियर रेस से हैं एंड इंडियंस वर रियली ऑफ अ वेरी लो रेस, ऐसे करके वो लोग डिस्क्रिमिनेट सब करते थे. That is, the British dubbed all Indians as unworthy of trust and subjected them to insults and humiliations. 1857 के बाद, that is first war of independence, ये massive uprising के बाद ये racial bitterness और भी बढ़ गया था क्योंकि वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के अंडर में जो काम करते थे वो लोग ही उनके अगेंस्ट आर्म्स एंड एम्युनिशंस उठाए थे, इसलिए तो वो मन में रखकर वो लोग इंडियंस को अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट और जो लोगों को बहुत उसी की वजह से लोगों को बहुत इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता था, वो लोग इंडियंस को बहुत ह्यूमिलिएट कर रहे थे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ कॉन्सिक्वेंस, दैट इज रिलीजियस चेंजेस. रिलीजियन में, इंडिया के रिलीजन में क्या चेंजेस हुआ? सी, क्वींस प्रोक्लेमेशन, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन में लिखा गया था, एक प्रॉमिस था कि दे विल नॉट इंटरफियर विद द रिलीजन and social customs of India. So they followed that. That's इसीलिए religious change में लिखा गया कि policy of non-interference in the religious affairs, customs and traditions of Indians. Okay, so अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये 3 पॉइंट्स को, ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस को नोट डाउन कीजिए. Okay, so let's see the next consequence of the first war of independence, that is rise of nationalism. 1857 के wars में ऐसे बहुत सारे हीरोज थे जो अपने अपने प्रोविजन में, अपने अपने एरियाज में ये वॉर को आगे ले जा रहे थे, एंड दे वर रियली एन इंस्पिरेशन टू द फ्यूचर फ्रीडम फाइटर्स. ओके, क्योंकि उनका स्टोरीज, उनका टेल्स जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होते गया, पूरा इंडिया में इन सब के बारे में चर्चा होते गया, तो फिर जो यंगर जनरेशन थे वो लोग ये सब सुन रहे थे एंड दे वर ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स. तो जो आगे जाकर जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए ये सब एक, इन सब का जो सैक्रिफाइसेस था एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन था, जिसकी वजह से वो लोग भी फ्रीडम के लिए फाइट करने के लिए आगे बढ़े. उनके पास इतना कॉन्फिडेंस आ पाया कि हम भी उनके जैसा ही आगे बढ़कर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी राइज ऑफ नेशनलिज्म. द सैक्रिफाइसेस मेड बाय रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब एंड मंगल पांडे were inspirational for the future freedom fighters. The heroic struggle also established valuable traditions of resistance to British rule. मतलब कि जो स्ट्रगल हुआ, जो फाइट हुआ, जो वॉर हुआ 1857 का, उसके बाद एक ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस बन गया. मतलब कि अगर कुछ भी ब्रिटिश पॉलिसीज लोगों को लगता है कि ठीक नहीं है, उनके राइट्स, बेसिक राइट्स को छीन रहा है, then they were ready to resist, they were ready to protest. Understood? तो ये एक रेजिस्टेंस का एक ट्रेडिशन बनता चला गया. मतलब हर एक चीज में जो लोगों को ठीक नहीं है लग रहा था, उसमें वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे. बट पहले ऐसा नहीं था. पहले ब्रिटिशर्स थे, ये लोग डर के रहते थे. कुछ भी हो जाए इंडियंस अपना मुंह नहीं खोलते थे, बिकॉज दे वर रियली अफ्रेड ऑफ देम. बट एक बार ये वॉर हो गया, एक बार इतना डिस्ट्रक्शन इंडियंस कर दिए हैं, तब से उनके पास एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम चाहे तो एक साथ मिलकर इनको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं. और इसीलिए ऐसा रेजिस्टेंस का जो ट्रेडिशन था वो चलते गया. ओके, सो द नेक्स्ट 11th consequences is widening of gulf between Hindus and Muslims. 1857 से पहले तक हिंदूज और मुस्लिम्स में बहुत यूनिटी था. They were together और यही टुगेदरनेस से ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो पाया. बट उसके बाद से ये जो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल करते गए ब्रिटिशर्स, उसके चलते ये जो गल्फ है, ये जो फ्रेंडशिप है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, ये कमता गया और एक हैट्रेड, ऐसा टाइम आ गया कि दोनों एक दूसरे को अपने एनिमीज मानने लगे. ओके, तो इस तरह से पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में चलाए ताकि आगे ऐसा कोई अपराइजिंग ना हो सके. ओके, तो आज हम इधर 11 कॉन्सिक्वेंसेस
isn't it? So 12th हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन द आर्मी, मतलब जो आर्मी था उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में, नंबर्स में क्या चेंज हुआ. देन 13th कॉन्सिक्वेंस हमारा होगा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. ओके, तो ये जो बाकी रह गए हैं कॉन्सिक्वेंसेस, इसे हम नेक्स्ट वीडियो दैट इज पार्ट 7 में कवर करेंगे. ये कॉन्सिक्वेंसेस के साथ साथ हम ड्रॉबैक्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और नेचर ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके, सो टिल देन कीप स्टडिंग, revise it, read the whole book and don't forget to make notes. Okay, so till then, bye bye and keep studying.